मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री। शपथ लेते ही उन्होंने कहा कि अमेरिका से संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे। पूर्व केंद्रीय बैंकर मार्क कार्नी ने कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली। कार्नी ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जगह ली, जिन्होंने जनवरी में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। लिबरल पार्टी द्वारा नया नेता चुने जाने तक ट्रूडो सत्ता में बने रहेंगे। उम्मीद है कि कार्नी आने वाले दिनों या हफ्तों में आम चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। इस साल चुनाव में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी की हार की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन ट्रंप ने टैरिफ के रूप में आर्थिक युद्ध की घोषणा कर दी और पूरे देश को 51वें राज्य के रूप में अमेरिका में मिलाने की चेतावनी दी। अब इन बदले समीकरण के चलते लिबरल पार्टी को चुनाव में बढ़त मिलने के दावे किए जा रहे हैं। ट्रंप ने कनाडा के इस्तेमाल और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ लगा दिया है और 2 अप्रैल से सभी कनाडाई उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उम्मीद है अब कार्नी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए ट्रेड वॉर विलंब के खतरे को संभावित आम चुनाव के बीच अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कार्नी ने कहा है कि अगर ट्रंप कनाडाई संप्रभुता के प्रति सम्मान दिखाते हैं और व्यापार के लिए एक सामान्य नजरिया अपनाने के लिए तैयार हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कनाडा के स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ लगा दिया है और 2 अप्रैल से सभी कनाडाई उत्पादों पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने अपने विलय की धमकियों में आर्थिक दबाव की धमकी दी और कहा कि बॉर्डर एक काल्पनिक है। बोलन सभी 214 बंधक सैन्य कर्मियों को मार दिया गया। युद्ध अब भी जारी। बीएलए बोलन लिबरेशन आर्मी बीएलए के प्रवक्ता जैद बलोच ने एक बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तानी सेना को युद्धबंदी कैदियों की अदला बदली के लिए 48 घंटे की मोहलत दी गई थी, जो उनके सैनिकों की जान बचाने का अंतिम मौका था। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी हठधर्मिता और सैन्य अहंकार दिखाते हुए न केवल गंभीर बातचीत से इनकार कर दिया, बल्कि जमीनी हकीकत से भी आंखें मूंद ली। इसी जीत का नतीजा यह हुआ कि सभी 214 बंधक सैन्य कर्मियों को मार दिया गया। प्रवक्ता ने कहा कि बीएलए हमेशा युद्ध के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता आया है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने अपने सैनिकों को बचाने के बजाय उन्हें युद्ध में कुर्बान कर दिया। इस हठधर्मिता की कीमत 214 सैनिकों को मौत के रूप में चुकानी पड़ी। बीएलए के 12 लड़ाके शहीद फिदायिनों ने दुश्मन को करारा जवाब दिया। बीएलए ने इस अभियान में अपने 12 बलोच लड़ाकों की शहादत को सलाम किया, जिन्होंने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऐतिहासिक बलिदान दिया। बुधवार रात को 3 लड़ाके शहीद हुए। गुरुवार रात को 4 और लड़ाके लड़ते हुए शहीद हो गए। इनमें 5 मस्जिद ब्रिगेड के फिदायीन भी शामिल थे, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर पाकिस्तानी सेना को करारी शिकस्त दी। बीएलए प्रवक्ता के अनुसार ऑपरेशन दर्रा बोलान में फिदायीनों ने पाकिस्तानी सैनिकों को एक रणनीतिक जाल में फंसा लिया। कुछ बंधकों को खास बोगियों में बंद किया गया, जिससे पाकिस्तानी सैनिकों को फंसाया गया। बाकी बंधकों को सुरक्षित ठिकानों तक ले जाया गया। जब पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज की जरार कंपनी बंधकों को छुड़ाने पहुंची, तो फिदायीनों ने जबरदस्त हमला कर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। घंटों चले संघर्ष में कई एसएसजी कमांडो मारे गए और सभी बंधकों को मार दिया गया। फिदायीनों ने अंतिम गोली तक लड़ाई लड़ी और अंत में खुद को उड़ा दिया। पाकिस्तानी सेना झूठे दावे कर रही है। बीएलए के प्रवक्ता ने कहा कि अब पाकिस्तानी सेना उन फिदायीनों की लाशों को अपनी जीत बताने की नाकाम कोशिश कर रही है। सेना अपनी तमाम सैन्य और खुफिया शक्ति के बावजूद बंधकों को बचाने में विफल रही। जिन लोगों को पाकिस्तानी सेना बचाए हैं, सैनिक कह रही है, वे सभी पहले ही बीएलए के युद्ध के नियमों के तहत सुरक्षित रिहा कर दिए गए थे। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। बीएलए प्रवक्ता ने कहा कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि और तेज हो गई है। बीएलए के लड़ाके अलग अलग इलाकों में पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना अभी तक अपने मारे गए सैनिकों की लाशें उठाने में भी असमर्थ है। हर बीतते पल के साथ बीएलए की बढ़त और स्पष्ट हो रही है। अंत में उन्होंने कहा कि बीएलए ऑपरेशन दर्रा बोलान की पूरी जानकारी मीडिया को तभी जारी करेगा जब अभियान पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। फिलहाल युद्ध अब भी जारी है। इस महीने 2 दिन रहेगी बैंक हड़ताल, लेकिन बैंक बंद रहेंगे लगातार 4 दिन। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने कहा कि 24 से 25 मार्च को उनकी 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। यूएफबीयू ने कहा कि कर्मचारी संगठन की प्रमुख मांगों पर भारतीय बैंक संघ के साथ बातचीत में कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकल पाया। बैठक में यूएफबीयू के सदस्यों ने सभी संवर्गों में भर्ती और 5 दिवसीय कार्य सप्ताह समेत कई मुद्दे उठाए। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज के महासचिव
एस चंद्रशेखर ने कहा कि बैठक के बावजूद प्रमुख मुद्दे अनसुलझे हैं। 9 बैंक कर्मचारी संघों के एकीकृत निकाय यूएफबीयू ने पहले इन मांगों को लेकर पहले भी हड़ताल की घोषणा की थी। आईबीए की 7वीं बैठक में यूएफबीयू से जुड़े सभी कर्मचारी संघों ने कई महत्वपूर्ण मांगे उठाई, जिनमें सभी कैडर में भर्ती और 5 दिवसीय कार्य सप्ताह शामिल है। लेकिन इन मुख्य मांगों पर कोई सहमति नहीं बन सकी। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज के महासचिव एल चंद्रशेखर ने बताया कि इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। 4 दिन लगातार बंद रहेंगी बैंक। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के अनुसार 24 और 25 मार्च को देश भर में 9 बैंक हड़ताल पर रहेंगे। वहीं 22 मार्च को चौथा शनिवार और 23 मार्च को रविवार। इस वजह से बैंक लगातार 4 दिनों तक बंद रहेंगे। अगर आपको कोई बैंक से जुड़ा काम करना है तो 22 मार्च से पहले आपको पूरा कर लेना चाहिए। आम लोगों के साथ छोटे और बड़े कारोबारियों को भी परेशानी। 4 दिनों तक लगातार बैंकों के बंद रहने से देशों को बड़ी आर्थिक चोट लगना तय है। इससे सरकार के साथ साथ आम आदमी के कामकाज भी अटक जाएंगे। बैंकों की 4 दिन चलने वाली हड़ताल से देश में कारोबारी गतिविधियों पर बुरा असर पड़ेगा। हर दिन ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, कॉर्पोरेट हाउसेज, इंडस्ट्रीज, छोटे कारोबारी और अन्य सेक्टर बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इससे उनके बैंकिंग कामकाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बैंकों के बंद रहने से निफ्ट के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन अटक जाएंगे। इसके चलते बड़े नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। चेक क्लियरेंस, एटीएम कामकाज समेत कई आम सेवाएं इस हड़ताल की वजह से अटक जाएंगी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में शख्स ने श्रद्धालुओं पर रॉड से किया हमला, 5 घायल। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं पर हमला किया गया। एक अज्ञात व्यक्ति ने 5 लोगों पर रॉड से हमला कर दिया, जिससे सभी घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी हमलावर को गिरफ्तार कर लिया तथा मामले की जांच की जा रही है। आरोपी की पहचान हरियाणा निवासी जुल्फान के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दूसरे आरोपी ने कथित तौर पर श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर रेकी की थी। पंजाब पुलिस के मुताबिक घायलों में 2 लोग मंदिर के सेवादार और 3 श्रद्धालु हैं। घायलों में भटिंडा के एक सिख युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका अमृतसर के श्री गुरु रामदास आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान में इलाज चल रहा है। स्थानीय पुलिस ने श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथी को भी पकड़ लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पश्चिम बंगाल में रफ्तार का कहर। नादिया जिले में कार ने एक के बाद एक 3 ई रिक्शा को मारी टक्कर, 7 की मौत, 8 घायल। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ छपरा इलाके के लक्ष्मी गाछा में तेज रफ्तार कार ने एक के बाद एक 3 ई रिक्शाओं को टक्कर मारी। इस भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 अन्य लोग घायल हो चुके हैं। यह घटना तब हुई जब ई रिक्शा सवार लोग आगामी ईद के त्योहार के लिए खरीदारी करने के बाद घर लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार एसयूवी ने एक के बाद एक 3 ई रिक्शा को टक्कर मारी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों में सवार 7 लोगों की मौत एक ही मौके पर ही हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार चालक की तलाश शुरू कर दी गई, जो वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया था। अस्पताल में बिल के नाम पर ऐसे कटती है आपकी जेब, जीएसटी के नाम पर ऐसे होता है खेल। एक बार जब अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो बिल का मीटर भी चालू हो जाता है। अगर अस्पताल प्राइवेट है तब तो आपका बिल और भी बढ़ सकता है। ऐसे में जब फाइनल बिल बनता है तो कई लोगों को इसे चुकाते समय पसीने भी छूट जाते हैं। लेकिन कई बार लोग बिल में शामिल चीज़ों पर भी ध्यान नहीं देते हैं और अस्पताल इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर आपको लूटता है। जब भी आप किसी को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाते हैं तो सबसे पहले आपको बिल को विस्तार से देखना होगा। आपको बिलिंग काउंटर पर जाकर एक लंबा चौड़ा बिल पकड़ा दिया जाता है, जिसमें मरीज पर होने वाले खर्च और बाकी चीज़ों की कीमत लिखी होती है। आमतौर पर लोग कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज भी हो जाते हैं और पूछ लेते हैं, लेकिन जब टोटल होता है तो उस पर लगे जीएसटी को देखना भूल ही जाते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। कई बार अस्पताल वाले बिल पर अधिक जीएसटी चार्ज कर लेते हैं। तो छोटे अस्पताल में तो 18% तक का जीएसटी भी वसूल लिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट एंड केयर पर किसी भी तरह का जीएसटी नहीं लगता है। रूम या फिर दवाओं पर सिर्फ 5% तक का जीएसटी वसूला जा सकता है। वहीं रूम पर भी तभी जीएसटी लग सकता है जब रूम की कीमत हर दिन 5,000 रुपये हो। इतना ही नहीं, अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ों पर सिर्फ 12% तक का ही जीएसटी लग सकता है। अगर आपसे भी जीएसटी के नाम पर ऐसी लूट होती है तो इसका विरोध भी कर सकते हैं और अस्पताल को दोबारा बिल बनाने को कह सकते हैं। इसके अलावा आप अस्पताल द्वारा गलत बिल बनाए जाने की शिकायत भी कर सकते हैं।
विदेश में लोग मरे हुए लोगों की बॉडी फ्रीज करवा रहे हैं। मौत को टालना असंभव है, लेकिन विदेशों में लोग इस उम्मीद से मरे हुए लोगों की बॉडी फ्रीज करवा रहे हैं जिससे भविष्य में जिंदा किया जा सकेगा। इनका नाम क्रायोनिक्स है। क्रायोनिक्स के जरिए 600 बॉडीज हैं फ्रीज। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि मर चुके लोग दरअसल सिर्फ बेहोश हुए हैं और आने वाले वक्त में ऐसी तकनीक आ सकती है जिससे इन लोगों को दोबारा से जिंदा किया जा सकेगा। ऐसे में क्रायोनिक्स तकनीक के जरिए इंसान के मृत शरीर को लंबे वक्त तक फ्रीज करना पड़ेगा। इसका चलन अब दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में अभी तक करीब 600 लोगों को क्रायोनिक्स के जरिए अपने प्रियजनों के शवों को फ्रीज करवाया है। इसका चालन अब रूस और अमेरिका में सबसे ज्यादा है। यहाँ करीब 300 लोगों ने शरीर को फ्रीज करवाया है। भविष्य में फिर जिंदा हो सकेंगे मरे हुए इंसान। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी सदर्न क्रायोनिक्स ने कुछ वक्त पहले ऐसा दावा किया था कि वो इंसानों के मृत शरीर को 200 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखेगी। अगर भविष्य में ऐसी तकनीक आई कि मृत इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सके तो इन इंसानों को जिंदा किया जाएगा। हालांकि अमेरिका के साइंटिस्ट डॉक्टर आर गिब्सन ने ऐसा स्पष्ट रूप से कहा है कि फिलहाल तो ऐसी कोई तकनीक नहीं बनी, लेकिन इंसान इस उम्मीद में लोगों को फ्रीज करा रहे हैं कि भविष्य में शायद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए। इतना खर्च आता है। कुछ वक्त पहले सदर्न क्रायोनिक्स के फिलिप रोडेस ने इस बात की घोषणा की थी। उन्होंने एक शख्स के सुरक्षित क्रायोजेनिक विधि के जरिए रख दिया है। एजोर क्रायोनिक्स नाम की कंपनी के माने तो पूरी डेड बॉडी को सुरक्षित रखने की लागत $2 लाख यानी करीब 1.60 करोड़ रुपए बताई जाती है। कंपनी का कहना है कि हर साल इसे सुरक्षित रखने के लिए खर्च $705 यानी 52,874 रुपए है। कैसे रखा जाता है सुरक्षित? रिपोर्ट्स के माने तो इस विधि के लिए शव को पहले हॉस्पिटल के कोल्ड रूम में ले जाया जाता है और फिर उसे बर्फ में पैक किया जाता है। इसके बाद विशेषज्ञ उसकी कोशिकाओं को संरक्षित करने के लिए शरीर के जरिए उसमें एक तरल पदार्थ पंप करते हैं। फिर शव को ड्राई आइस में पैक किया जाता है जिससे तापमान शून्य से घटकर 80 डिग्री सेल्सियस नीचे आ जाता है। अगले दिन जब इसकी बॉडी को क्रायोनिक्स सेंटर में पहुंचाया जाता है तो उसका तापमान घटकर 200 डिग्री सेल्सियस नीचे आ जाता है। इसके बाद डेड बॉडी को स्पेशल टैंक में सुरक्षित उल्टा लटका कर रखा जाता है। इस टैंक में नाइट्रोजन भरी होती है और ये वैक्यूम स्टोरेज पॉन्ड के रूप में काम करता है। इसके लिए करीब 10 से 11 घंटे का वक्त लगता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगले 250 सालों में इस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकेगा। नासा का मिशन लॉन्च। स्पेसएक्स के रॉकेट ने भरी उड़ान। 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसे सुनीता और बुच पृथ्वी पर लौटेंगे। नई दिल्ली। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को पृथ्वी पर वापस लाने का मिशन अब शुरू हो गया है। इलॉन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स ने शनिवार 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए अपना क्रू 10 मिशन लॉन्च किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 9 महीने से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में फंसे सुनीता और बुच को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाने के लिए फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से क्रू 10 मिशन को लॉन्च किया। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 19 मार्च को ISS से धरती पर वापसी करेंगी। 13 मार्च को होना था लॉन्च। क्रू 10 मिशन गुरुवार 13 मार्च को लॉन्च होना था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण नासा ने मिशन रोक दिया था। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होने से 1 घंटे पहले क्रू 10 मिशन को टाल दिया गया था। फिर नासा स्पेसएक्स क्रू 10 को अमेरिकी समयानुसार 14 मार्च की शाम 7:03 बजे से लॉन्च किया गया। 19 मार्च तक धरती पर होगी वापसी। क्रू 10 मिशन से 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर ISS से जाएंगे। नई दल में नासा की एनी मेडक्लेन और निकोल अरेन, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के टकुया ओनिसी और रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के कॉस्मोनॉट किरिल पेस्कोव शामिल हैं। चारों अंतरिक्ष यात्री ISS पहुंचकर सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और क्रू 9 के 2 अन्य सदस्यों की जगह लेंगे। क्रू 10 मिशन का सब कुछ ठीक रहता है तो 19 मार्च को सुनीता विलियम्स ISS से निकल सकती हैं। 5 जून 2024 से फंसे हैं दोनों। बता दें कि 5 जून 2024 को नासा का बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। मिशन के तहत नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बेरी बुच विल्मोर को 8 दिन की यात्रा पर भेजा। दोनों एस्ट्रोनॉट बोइंग और नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए थे। 1 घंटे बाद वापस लौटना था, लेकिन बोइंग स्टार लाइनर में गड़बड़ी की वजह से दोनों वहां फंस गए। अब दोनों को वापस लाने के लिए क्रू 10 मिशन लॉन्च किया गया। ट्रंप ने मस्क को दी थी जिम्मेदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालने के बाद एलॉन मस्क को दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लाने की जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने मस्क से कहा था कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स को जल्द से जल्द पृथ्वी पर
वापस लाया जाए। लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को एलोन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स का रॉकेट फाल्कन के 9 भारतीय समय अनुसार करीब 4:30 बजे लॉन्च कर दिया गया।